नमस्कार, मैं नसरीन अंसारी अखंड भारत की आवाज़ से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे जैसे चुनावी तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे राजस्थान विधानसभा चुनाव एक दिलचस्प मोड़ पर पहुँचता जा रहा है। सभी छोटे बड़े दल अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी के साथ आज हमारे संवाददाता पहुँचे हैं श्री विजय कौशिक जी के यहाँ। विजय कौशिक जी अभिनव लोकतंत्र पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। वे हिंदू कट्टरवादी नेता भी रहे हैं। इसी के साथ हमारे संवाददाता ने वहां पहुंचकर ये जानने की कोशिश की है कि राजस्थान आमजन मोर्चा और अभिनव लोकतंत्र पार्टी की चुनावी रणनीति क्या है और वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। आइए जानते हैं विजय कौशिक जी से। विजय कौशिक सर नमस्कार। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप अभिनव लोकतंत्र पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं और आपकी पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला है बांसुरी जी। तो सर आज हम आपसे इसी मुद्दे पर बात करने आए हैं कि अभिनव लोकतंत्र पार्टी और जो आपने मोर्चा बनाया राजस्थान आमजन मोर्चा, इसकी रूपरेखा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, चुनाव में किस तरीके से रहेगी। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अचानक से जो ये डिसीज़न लिया अभिनव लोकतंत्र पार्टी में आने का और इसको संभालने का, तो इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं इस संबंध में जी। हिंदू समाज पार्टी से मैं राष्ट्रीय महासचिव जी। उस समय हम लोगों ने पूरी कोशिश करी चुनाव सिंबल लाने की जी। हमने अप्लाई भी किया, लेकिन मौजूदा सरकार जी द्वारा हिंदू समाज पार्टी को चुनाव सिंबल लाने से रोका गया। जी। वहाँ कुछ लेटरबाजी हुई, वहाँ कुछ क्रिया प्रतिक्रिया हुई जी। और हमें चुनाव सिंबल नहीं मिलता दिख रहा था। उसके बाद में हमने अभिनव लोकतांत्रिक पार्टी के साथ टाई अप करके जी उनसे बातचीत करके जितने भी हमारे उम्मीदवार जो राजस्थान में चुनाव लड़ने के इच्छुक थे जी, करीब 60 से 62 लोग हैं जिसको हम चुनाव लड़ाएंगे, जी हिंदू समाज पार्टी के जो लोग हैं। उसके बाद में हमने यही निर्णय किया कि वो लोग जब तक सिंबल नहीं होगा जब तक चुनाव कैसे लड़ेंगे। जी बिल्कुल। और पूरे राजस्थान में जिस तरीके के अभी मौजूदा हालात हैं, पक्ष और विपक्ष को राजस्थान की जनता ने भरपूर देखा है। जी 4.5 साल लोग बाग अपने अपने कमरों में बंद रहे, सड़कों पे संघर्ष नहीं किया। जी। चाहे वो सनातन के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हों राजस्थान के अंदर, चाहे वो पुजारी प्रकरण हो, जी। चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के ले लो, चाहे पेपर लीक प्रकरण को लेकर ले लो, तो ये शुरू से चला आ रहा था। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए वैसे वैसे विपक्ष खड़ा हुआ जी। और राजस्थान की जनता ने उनके जितने भी आंदोलन हुए उसके अंदर नकारा उनको। तो इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग मजबूती के साथ राजस्थान में इस बार चुनाव लड़ेंगे जी। और राजस्थान की जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं जी। उनको लेकर के अभिनव पार्टी कटिबद्ध है। हम उन सारे मुद्दों को लेकर के राजस्थान की जनता के मध्य जाएंगे जी। और निश्चित रूप से अगर हमारी सरकार बनती है या सरकार बनने में हमारी अहम भूमिका रहती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कमिटमेंट करता हूँ कि जो भी राजस्थान के बेसिक मुद्दे होंगे जो अब तक हुए हैं इस सरकार में जी। वो निश्चित रूप से नहीं दोहराए जाएंगे। और किसी ने भी अगर हमारी सरकार बनने के बाद या सरकार में हमारी अहम भूमिका के बाद हम लोग अगर मुख्य भूमिका में रहे तो मैं दावा करता हूँ कि एक भी पेपर लीक प्रकरण नहीं होगा, एक भी महिला बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं होगा, एक भी सनातन साथी के साथ किसी भी तरह का हत्या का जघन्य अपराध नहीं होगा, एक भी पुजारी नहीं मरेगा, एक भी ऐसी चीज़ें नहीं होगी जिससे राजस्थान की जनता कुंठित होगी। जी सर अभिनव लोकतंत्र पार्टी है, क्या मैं जान सकता हूँ कि इसका उद्देश्य क्या है? मतलब इस पार्टी को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मंशा रही है? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को बनाने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जी। इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वो राजस्थान में तीसरा विकल्प लाने का है। जी।
भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इसके अलावा और भी ऐसी कई पार्टियां हैं जिन्होंने अपने आप को राजस्थान में इस्टेब्लिश किया जी। लेकिन वो जातिगत दलदलगत राजनीति में धकेलती चली गई। उनका जो सर्वे सर्वा है, उनका जो भी शीर्ष नेतृत्व है जी, वो सिर्फ एक ही जाति को कॉपरेट करता है, एक ही जाति के लिए संघर्ष करते हैं। उनका पर्टिकुलर 4-5 क्षेत्रों में आधिपत्य है, बाकी पूरे राजस्थान में किसी तरह का कोई आधिपत्य नहीं है जी। लेकिन राजनीतिक पार्टी का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का ऐसा उद्देश्य नहीं होता है। राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य होता है कि समस्त वर्गों को साथ लेकर के जी, लड़ाई लड़ी जाए, समस्त वर्गों को साथ लेकर के उसके जो भी मुद्दे हैं उनको हल किया जाए और विकास के अंदर हर जाति, हर वर्ग को साथ लेकर के, उनको सबको साथ लेकर के राजस्थान का विकास करा जाए जी। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को आना पड़ता है। तो हम लोग राजस्थान के विकास की बात को लेकर के इस बार चुनाव में रणभूमि में उतरेंगे और राजस्थान के जो बेसिक मुद्दे हैं उनको निश्चित रूप से नहीं दोहराने देंगे। मैं बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। मैं विजय कौशिक सर, आमतौर पर देखा गया है कि आपकी जो कार्यशैली रही है वो प्रखर हिंदूवादी नेता की रही है और इसी में आपने हिंदू समाज पार्टी का भी गठन किया। लेकिन अब देखा जा रहा है कि हिंदू समाज पार्टी से आप अभिनव लोकतंत्र पार्टी में आए हैं, तो क्या आपकी जो राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मैं आपको ब्रीफ कर दूं, मैं एक सनातनी हूँ जी। और सनातनी किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी संगठन में रहे, वो अपने तरीके से ही काम करेगा जी। उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई पार्टी नहीं रोक सकती जी। और मेरा जो धर्म है, मेरा जो कर्म है, वो निश्चित रूप से मैं करूँगा और उसके परिणाम आप लोगों को सबको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। जी। सर, आपने हिंदुत्व की बात की। मैं जानना चाहूँगा, जैसे हिंदुत्व की राष्ट्रीय स्तर पर जो मतलब एक कॉपीराइट माना जाता है भाजपा का, तो आपकी पार्टी उस भाजपा के हिंदुत्व से किस तरीके से अलग है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप बार बार में मुझे चीज़ कह रहे हैं जी। उनकी कार्यशैली एक डिफरेंट तरीके की। पंजाब में और जितने भी ज़िले हैं, जितने भी राज्य हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़े वहाँ पे जी। तो वहाँ की जनता ने उनको मुंह दिखाया, आईना दिखाया। जी। गुजरात मॉडल और यूपी मॉडल जी। आपको पूरे हिंदुस्तान में लागू करना होगा। आप जितनी शालीनता के साथ केंद्र में जिस तरीके से आप नेतृत्व कर रहे हैं जी। और जितनी शालीनता के साथ पूरे देश को देख रहे हैं और जिस तरीके से देश में निरंतर रूप से सनातनियों की हत्याएं हो रही है जी। और जिस तरीके से सनातन पर प्रहार हो रहा है और जिस तरीके से सनातन विरोधी लोग, राष्ट्र विरोधी लोग हम जैसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जी। तो केंद्र सरकार को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हम लोग निरंतर रूप से राष्ट्र हित के लिए, सनातन के लिए काम करते रहें। जी। सर, आपका एक वाक्य है जो हमने कई बार सुना है, सनातन से सत्ता की ओर। तो आप मुझे बता सकते हैं इस वाक्य का राजनीति में क्या महत्व है, या क्या मतलब आप इस वाक्य के माध्यम से राजनीति को किस दिशा की ओर लेके जाना चाहते हैं? देखिए, सनातन से सत्ता की ओर जो हमारा एक मुख्य एजेंडा हिंदू समाज पार्टी में रहा जी। उसका सिर्फ और सिर्फ मुख्य उद्देश्य ये रहा कि जितने भी हमारे सनातनी साथी हैं उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि जो मौजूदा सरकार है उनके लिए क्या कर रही है और हम लोग उनके लिए आने वाले समय में क्या करेंगे। जी। और निश्चित रूप से देखा गया है कि नया आदमी नए काम करेगा, नए आदमी नए आयाम स्थापित करेगा, उसके लिए उसको चाहे जो भी कोई जोखिम उठाना पड़े वो निश्चित रूप से वो काम करेगा। पुराने लोग, सत्ता के लोभी लोग हो चुके हैं, वो काम नहीं कर पाएंगे जो देश की जनता चाहती है। जी। सर, अभिनव लोकतंत्र पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, अभिनव लोकतांत्रिक पार्टी का मुझे अभी राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है, अभी जी। एक ही दिन हुआ है और हमारी कल एक कोर कमेटी की मीटिंग है जी। उसके अंदर हम लोग बैठ कर के तय करेंगे। और हम लोगों ने जो तय किया है, हमारी जो एक रणनीति बनी है जी। उसके तहत हम लोग राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जैसा मैं पहले निरंतर रूप से बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। जी। और 200 सीटों के धीरे धीरे अभी जो चुनाव नामांकन में टाइम है जी सर। और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और
200 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद में जहाँ तक मेरा एक अनुमानित मान है कि हम लोग 30 से 35 MLAs निश्चित रूप से जिता करके लाएंगे। जी सर, आपने अभी तीसरे मोर्चे की बात की कि अभिनव लोकतंत्र पार्टी तीसरे मोर्चे पर विकल्प बनना चाहती है। आपने एक मोर्चा बनाया है राजस्थान आमजन मोर्चा जी, और आप उसके राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। तो मैं ये जान सकता हूँ कि इस मोर्चे में या इस महागठबंधन में आपके साथ कितनी पार्टियों का सहयोग है? ये मैंने आपको पहले भी किया था कि हम लोग एक कवायद, इन्होंने जनता दरबार एक NGO के माध्यम से शुरुआत हुई थी पिछले 1.5 महीने पहले। उसके अंदर हिंदू समाज पार्टी का प्रेजेंट करने के लिए मैं भी वहाँ गया था जी। वहाँ करीब 16 से 17 पार्टियाँ आई थी और उस समय ये महागठबंधन बना और सब 16 से 17 पार्टियों ने मुझे उसका कन्वेंसर बनाया, मुझे संयोजक बनाया और उसकी ही कवायद है आज की हम लोग 200 सीटों पे अभिनव लोकतांत्रिक पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो पार्टियां शामिल थी उसके अंदर से 3 पार्टियां उसमें से सिंबल लेकर के आई है और बाकी ने अपने अपने नाम दिए हैं कि हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारे कैंडिडेट्स यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। क्योंकि इस बार चुनाव आयोग का भी थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ हो गई है कि सभी पार्टियों को चुनाव सिंबल नहीं मिल रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से राजस्थान में नहीं पूरे 5 राज्यों में देखने को मिलेगा ये कि चुनाव आयोग द्वारा जो भी सिंबल अलॉटमेंट होंगे वो बहुत ही कम पार्टियों को अलॉटमेंट होंगे। उनके नियम कायदे कुछ ऐसे बना दिए गए हैं और ठीक है, उनका एक अलग सिस्टम है, वो अपने सिस्टम को फॉलो करें। तो जब हमने देखा कि हिंदू समाज पार्टी को चुनाव सिंबल नहीं मिलेगा, अभिनव लोकतांत्रिक पार्टी को सिंबल मिल चुका है और सिंबल भी बहुत प्यारा सा है, सिंबल बहुत अच्छा है, हमारे धार्मिक आस्थाओं को जोड़ता है, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी हमें मिली है। तो निश्चित रूप से हम लोग राजस्थान में बांसुरी बजाएंगे और इस बांसुरी को बजने के बाद आप देखिएगा क्या तहलका होगा। जी सर, चुनाव चिन्ह से ही रिलेटेड मेरा एक प्रश्न है। जो बांसुरी चुनाव चिन्ह है, आपको याद हो कि पिछले चुनाव में ये बांसुरी चुनाव चिन्ह किसी और पार्टी को मिला था, लेकिन वो पार्टी इतना खास कमाल नहीं कर पाई और आज उनके नेता भाजपा के साथ हैं। तो मैं ये जान सकता हूँ कि जो आपको बांसुरी का चुनाव चिन्ह अलॉट हुआ है वो आप जनता के मध्य किस तरीके से लेकर जाएंगे? देखिए, आप पुराना सीन देखो जी, तो जिस पार्टी को सिंबल मिला था जी, उसके संयोजक, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? वो भी उस पार्टी से टूट के आए थे जी। उनकी कुछ इच्छाएं थी जो मौजूदा पार्टी ने पूरी नहीं करी जी। वो विपक्ष में खड़े हो गए, अलग से खेमे में खड़े हो गए जी। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें राजनीति में ऐसी होती हैं जो आदमी बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति चाहता है जी। तो हमारी ऐसी कोई इच्छा ज़्यादा शक्ति नहीं है सॉरी, हमारी इच्छा शक्ति सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग जनता की भरपूर सेवा करना चाहते हैं जी। मैं निश्चित रूप से आपको कह रहा हूं कि जनता की हम लोग भरपूर सेवा करना चाहते हैं। कोई भी आदमी दर दर भटके नहीं, सड़क पे कोई आदमी भीख नहीं मांगे और हमारे जितने भी बेरोजगार साथी हैं वो नौकरियों के लिए कहीं पर भी नहीं जाए। राजस्थान के अंदर भरपूर नौकरियां रहे, किसान वर्ग अपने आप को प्रभावशाली महसूस करे, उसकी जो भी उपज है उसका निश्चित रूप से उसको पैसा मिलना चाहिए जी। महिलाएं सुरक्षित रूप से जहां भी कहीं जाना है, आना है, बेपाक तरीके से जाए जी। हमारे व्यापारी जितने भी हैं वो बिल्कुल खुले मन से कार्य करें, उनके ऊपर किसी तरह का कोई ऐसा नहीं हो कि कोई हमारे पे कोई बोझ आ रहा है या हमारे पे कोई आक्षेप है या हमें कोई परेशान कर रहा है या हमारे पे बहुत ज़्यादा कोई कर का लाद दिया कोई ऐसा, इस तरीके की चीज़ें, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं राजस्थान के अंदर। मैं बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ जी। अगर जनता मौका देगी तो निश्चित रूप से जनता के समक्ष हम लोग खड़े उतरेंगे और अभी चुनावी रण है जी। देखो जनता कितना क्या चाहती है जी। सर, राजस्थान आमजन मोर्चा जिसकी साथी है अभिनव लोकतंत्र पार्टी, मतलब बाकी सारी पार्टियों ने अपनी अपनी लिस्ट निकालना शुरू कर दी है, तो
आपकी मोर्चे की या फिर आपकी पार्टी की लिस्ट कब तक आ सकती है कैंडिडेट्स की? हम लोग इनकी 200 की 200 विधानसभा की सीटें जब क्लियर हो जाएगी उसके बाद हमारी लिस्ट क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जी हमारे 40 से 50 लोग ऐसे संपर्क में हैं जो दोनों पार्टियों से नाराज हैं। जी उनको हम लोग करीब 12-15 से हमारी बातचीत निरंतर रूप से जारी है। जैसे ही सीटें उनकी क्लियर हो जाएगी हम लोग तो एक दिन में हमारी क्लियर कर देंगे। क्या कोई ऐसा बड़ा नाम जो नाराज़ विधायकों का हो या नाराज़ नेताओं का हो वो आपसे संपर्क में हो? देखिए, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था, रामपाल जाट जो उनके किसान संघ के काफ़ी बड़े नेता रहे हैं बीजेपी के, जी वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा एक गुजर साहब हैं, वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा और भी बड़े नाम हैं, मैं खुलासा बात भी करूँगा। जी और जय राजस्थान, विजय राजस्थान, जय राजस्थान का नारा होगा, आप चिंता मत करिए। जी सर, राजस्थान आमजन मोर्चा जो है, हमने आपका एक घोषणा पत्र देखा था अभी पिछले दिनों आपके एक कार्यक्रम में, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आपकी सरकार आती है, आप किंग मेकर की भूमिका में आते हैं, तो उस घोषणा पत्र को किस तरीके से लागू किया जाएगा? सरकार बनते ही, जी सरकार में अहम भूमिका निभाते ही 60 दिन के अंदर अंदर, जी 60 दिन के अंदर अंदर वो घोषणा पत्र जो हम लोग छाप के दे रहे हैं वो कठोरता से लागू करवाएंगे, जी कठोरता से। और हमारी सरकार बनेगी और बनने के बाद सुरक्षा, कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार, किसान वर्ग, हमारे बेरोजगार साथी, जी हमारे व्यापारी वर्ग और हमारा वो शोषित वर्ग, वो हर समाज, हर तबका, मैं आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहता हूं कि वो खुली हवा में सांस लेंगे। घुटन नहीं होगी उनको महसूस होगा इस चीज का कि अब तक जिन सरकारों का चयन उन्होंने किया है और अब जिस सरकार का चयन वो करने जा रहे हैं, जी निश्चित रूप से उनके पक्ष में होगी सब चीजें। ये मैं दावे के साथ कहता हूं आपको। सर, एक राजस्थान में एक ऐतिहासिक परिपाटी रही है, 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, और कई बार ऐसा हुआ है कि तीसरे मोर्चे ने चुनाव लड़ा, तैयारी करी, लेकिन वो उस तरीके से सफल नहीं हो पाए। आप उस परिपाटी को किस तरीके से तोड़ने का प्रयास करेंगे जो 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस ने बनाई? देखिए, मेरी बात सुनिए, जब बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे उसको सब लोगों को समझना पड़ता है। तो हम लोग 1.5 साल से जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे अभी परिपक्व हो गए हैं। धीरे धीरे हम लोग परिपक्व हो गए। दोनों पार्टी, कभी वो, ये सब मौसेरे भाई हैं। इसके पहले का जो शब्द होता है मैं कुछ कह नहीं सकता। इसलिए ये भाई बहन का रिश्ता है इनका, गहलोत साहब का, वसुंधरा जी का, जग जाहिर है, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि जनता मूड बना चुकी है जी और जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से जनता चाहती है कि साहब ये तो दोनों ही इस तरीके से हमें लूटती है पार्टियां हमें। अब हमें कोई ना कोई तीसरा विकल्प चाहिए, जी हमें कोई ना कोई बलिष्ठ आदमी चाहिए जो हमारी बातों को सुने, हमारी राजस्थान के विकास की बात करें। राजस्थान में जिस तरीके से 4.5-5 साल में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उनके ऊपर अंकुश लगे और दबंग इनको राजस्थान की जनता को आदमी चाहिए। तो मैं निश्चित रूप से राजस्थान की जनता से हाथ जोड़ के गुहार करूंगा कि अभिनव लोकतांत्रिक पार्टी के जितने भी हमारे उम्मीदवार भविष्य में उतरेंगे, आप उनका पुरजोर समर्थन करें, प्रचुर मात्रा में उनको जिताएं और उसके बाद में मैं सब लोगों के मध्य जाऊंगा और ऐसे काम जो राजस्थान की जनता चाहती है वो बिल्कुल 5 साल का मैं कमिटमेंट नहीं करता, मैं उसको 3.5-4 साल में ही निपेट दूंगा। जी सर, आपके जो महागठबंधन है आपका, उसमें ऐसा कोई सीएम चेहरा जो आप सामने लाना चाहें? देखिए, वो चेहरा तब घोषित करेंगे जब पूरे एमएलए खड़े हो जाएंगे जी जी और चुनाव जीत जाएंगे और चुनाव जीतने के बाद में जो एमएलए जीतेंगे वो तय करेंगे, कोर कमेटी तय करेगी कि सीएम का चेहरा कौन होगा। जी हमारी और पार्टियों की तरह सीएम चेहरे नहीं है हमारे पास। एक पार्टी में तो 10-11 सीएम चेहरे हैं, लड़ाई बहुत बड़ी है, केंद्र तक सब चीज़ें पता है। और एक पार्टी वो है जिसके अंदर 3 सीएम चेहरे हैं जी। तो हमारे पास तो अभी कुछ चेहरा नहीं है जी। और हम लोग तो चेहरा उन्हीं लोगों में से घोषणा करेंगे जो लोग जीत के आएंगे। जी
और जो लोग राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे और 5 साल जनता के मध्य रहेंगे और 5 साल जनता की बातों को सुनेंगे, जी 5 साल जनता के मध्य रह के जगह जगह जन चौपाल लगाएंगे, ऐसे आदमी को हम लोग राजस्थान का सीएम बनाएंगे। जी हम सीएम उसको नहीं बनाएंगे जो महलों में रहता हो, जो चांदी के कप प्लेट में चाय पीता हो, चांदी की चम्मच से खाना खाता हो, जिसका शाम को रात को 9 बजे बाद 8 बजे बाद फ़ोन करो तो पता नहीं चले कहाँ फ़ोन है, जी जिसको मिलने के लिए राजस्थान की जनता चाहे तो 5 दिन बाद और 10 दिन बाद का समय चाहिए। ऐसा नहीं होगा हमारे यहाँ पे। इसलिए हम लोग राजस्थान की जनता की सेवा के लिए आएंगे और हमारा सीएम चेहरा वही होगा जो इस तरीके के काम करेगा, जो राजस्थान की जनता के बीच में काम करेगा। सर, राजस्थान में जो वर्तमान की कांग्रेस सरकार है, उन्होंने अभी पिछले 1 से 1.5 साल में ऐसी बहुत सी योजनाओं को लॉन्च किया है, या आप कहें फ्री मोबाइल से लेके और काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि हमने आपके घोषणा पत्र में भी देखी है कि सम्मान निधि से लेके या फिर किसानों को पेंशन, जो योजनाएं कहती हैं जनता को सीधा पैसे वाला लाभ देती हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब इन आपकी और कांग्रेस की या फिर भाजपा की जो भी घोषणाएं हैं वो लगभग समान रूप से आगे बढ़ रही हैं, तो आप जनता तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस सरकार ने लास्ट के 3-4 महीने में जी जो पिटारा खोला जी वो राजस्थान की जनता का पैसा था। आज आप पूरे राजस्थान के जितने विभाग हैं जी उनमें सर्वे कराइए आप, वहां तनख्वाह तक के पैसे नहीं हैं, जी कॉन्ट्रैक्टर्स को भुगतान नहीं हो रहा है। जो व्यापारियों का टैक्स प्रचुर मात्रा में राजस्थान सरकार के पास जमा था जी वो फ्री फोकट में बांट दिया गया मोबाइलों के माध्यम से, और जैसे ही आचार संहिता लगी वो सब चीजें बंद हो गई। जी तो देखिए, निश्चित रूप से इसके ऊपर अंकुश लगेगा और मैं विरोध करता हूं इन सब चीजों का। जी मतलब आप कहते हैं कि जो अपनी फ्री बीज हैं, आप फ्री उनका बीज को विरोध करते हैं। अगर फ्री बीज को कोई देना है तो आपके पास अगर सरकार में एडिशनल पैसा है जी या आप कहीं से अनुदान ले रहे हैं जी या किसी भामाशाह से पैसे ले रहे हैं जी तो हम लोग ऐसी योजना बनाएंगे जिससे राजस्थान की जनता के ऊपर भार नहीं पड़े, राजस्थान की जनता का जो टैक्स का पैसा है उसका सदुपयोग हो। जी हम इस तरीके की योजना बनाएंगे और तब वो पैसा सब लोगों को रिलीज करेंगे जी और राजस्थान की भावी योजनाएं भी होगी, जो भी होगी राजस्थान के विकास को लेकर के, तो निश्चित रूप से उसके लिए पैसा कहीं से लाना पड़ेगा, तो लाएंगे और काम करेंगे। जी सर, राजस्थान में जो तीसरे मोर्चे हैं उसमें एक तो अभिनव लोकतंत्र पार्टी विकल्प है और जो दूसरे विकल्प अपने आप को बताते हैं, लाइक आम आदमी पार्टी हो गई या आरएलपी हो गई हनुमान बेनीवाल जी की, तो क्या आप उनके सामने अपने अभिनव लोकतंत्र पार्टी को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक विकल्प जनता के पास वो भी दर्शाते हैं कि हम विकल्प हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी और जो भी आपने अभी नाम लिया, जी उनकी कार्यशैली में और हमारी कार्यशैली में बहुत फर्क है जी और वो कार्यशैली का फर्क आपको जैसे ही चुनाव होगा वैसे देखने को मिल जाएगा जी और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे परिणाम क्या होंगे वो राजस्थान की जनता तय करेगी। हम लोग तो अभी पहला चुनाव राजस्थान में लड़ रहे हैं और हम लोग ये दावे के साथ कहते हैं कि हम लोग 30 से 35 MLA जिता करके लाएंगे, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। क्या हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी या आम आदमी पार्टी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? देखिए, ये सब इंटरनल बातें हैं। अभी मुझे सिर्फ 2 से 3 दिन ही हुए हैं कवायद चालू करते हुए। जी परसों कुछ ऐसे सुरसराहट हुई थी, नाम नहीं लूँगा किसी भी तरीके का, जी और ये तो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, ये तो भगवान श्री कृष्ण की दी हुई भूमि है। जी यहाँ तो जो रण में होगा वो लड़ेगा और जिसके खुले विचार होंगे, जो साफ सुथरी छवि वाला होगा जी और जो काम करने वाला आदमी होगा और जो सम्मानित जितने भी लोग हैं उनका सम्मान करेगा और जनता का सम्मान करेगा, तो जनता उसका सम्मान करेगी। तो देखने को मिलेगा। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता,
जी लेकिन राजस्थान की जनता हमें प्यार बहुत देगी, इसका मुझे पूर्ण एहसास है। जी सर, क्या विजय कौशिक जी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ूंगा कि अगर आज कमलेश तिवारी जी हमारे बीच होते जी और कमलेश तिवारी जी की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई और एक प्रखंड सनातनी नेता जी माननीय योगी जी के राज में उनकी हत्या हुई और जो निर्मम हत्या हुई और जिस तरीके से उनका परिवार आज न्याय की भीख मांग रहा है उस मौजूदा सरकार से, जी क्योंकि मैं उस पूरे प्रकरण में समझौता वार्ता में मेरी अहम भूमिका रही कमलेश तिवारी के परिवार के साथ में, सरकार के बीच। उस समय योगी जी महाराष्ट्र में बिजी थे चुनाव में, जी मेरी खुद उनसे फ़ोन पर चर्चा हुई। योगी जी को, उनके परिवार को न्याय दिलाना चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उनको निश्चित रूप से कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, जिससे एक देश के सनातनी परिवार को न्याय मिल सके। जी ऐसा आपने अगर एक एग्जाम्पल पेश किया तो पूरे देश में ये एग्जाम्पल पेश होगा और सनातनियों पर प्रहार करने वालों के ऊपर ये मुंह तोड़ जवाब होगा। ये मेरा माननीय योगी जी से निवेदन है। जी सर, जो उदयपुर में हत्याकांड हुआ उसको सरकार ने, ऐसा लगता है कि न्याय मिलने में देरी हो रही है या फिर उसका कुछ सरकार की तरफ से अब तक अपडेट नहीं आता हमारे पास कि सरकार ने क्या किया, दोषियों को सज़ा किस तरीके से मिलाई जाएगी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, न्याय तुरंत मिलना चाहिए। फास्ट ट्रैक अदालत में केस चल करके सरकार को उनको फांसी तक पहुंचाना चाहिए, जिससे ऐसे जघन्य अपराध रुके। जी और अगर समय रहते ऐसा नहीं होता है तो ये सब चीज़ें बाद में धीरे धीरे मैनेज हो जाती है। जो भी गवाह होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, गवाहों को लालच दे करके, डरा धमका करके इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो मौजूदा सरकार को फास्ट ट्रैक अदालत में केस चलवा करके जी उस केस को संपूर्ण तरीके से विराम लगाते हुए कठोर से कठोर सज़ा दिलाते हुए उनको फांसी की सज़ा कानून को दे देनी चाहिए। सर, मगर आपकी सरकार आती है या आप किंग मेकर की भूमिका में बनते हैं तो इस प्रकार के अपराध रोकने के लिए और सनातन की रक्षा करने के लिए जो मंदिर हैं हमारे, उनकी रक्षा करने के लिए आप किस तरीके से कार्य करेंगे या सरकार किस तरीके से कार्य करेगी? देखिए, जैसे ही हमारी सरकार बनती है जी या सरकार में हमारी अहम भूमिका रहती है, जी हम लोग सबसे पहला कदम सरकार बनते ही उठाएंगे कि हम लोग एक कोर कमेटी बनाएंगे पूरे राजस्थान के मंदिरों की। जी ऐसे जो मंदिर, ऐसे जो भी धार्मिक संस्थाएं, जो भी धार्मिक हमारे जो भी मंदिर हैं, सभी धार्मिक जो भी हैं, उनकी कोर कमेटी बनाएंगे 50, 51, 101 लोगों की, और उनकी ग्रीवेंसेस सुनेंगे और निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा और समय रहते न्याय मिलेगा और किसी तरह का कोई उद्दंड नहीं होगा। ये मेरा दावा है। और बात रही ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, जी उदयपुर जैसे घटन है, उन्होंने तो पकड़ लिया, उन्होंने तो पकड़ लिया। हमारी सरकार बनते ही हम तो जैसे को तैसा करेंगे। जी समझी बात है। जी बिल्कुल सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उद्देश्य बहुत बहुत में धन्यवाद, सफल हों बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपका जो मोर्चा है वो तीसरे विकल्प के रूप में राजस्थान में आए। हमसे बात करने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे एपिसोड्स की श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।